नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा आलोचना का सामना कैसे करें। महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि आलोचना करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आलोचना सुनकर आत्म सुधार करना। आलोचक आपके शत्रु ही नहीं, मित्र भी करते हैं। जीवन में दो बातें निश्चित हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी यही कहते हैं, मृत्यु और टैक्स। लेकिन एक तीसरी अप्रिय बात भी निश्चित होती है, आलोचना। इससे कोई भी पूरी तरह बच नहीं पाता। अक्सर हमारा करियर, हमारी भावनात्मक स्थिरता, हमारा सुख इस बात पर निर्भर करता है कि आलोचना सुनकर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हरियाणा के प्रमुख उद्योगपति और सांसद नवीन जिंदल ने आम आदमी को तिरंगा फहराने की आजादी दिलाने जैसी महत्वपूर्ण लड़ाई जीती। वे कहते हैं कि आलोचना सुनकर अगर आपका मानसिक संतुलन बना रहे, तब आप बड़े से बड़े संघर्ष को भी जीत सकते हैं। आलोचना दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली सौम्य, तर्कपूर्ण लेकिन रचनात्मक, जो लोगों को कम ही सुनने को मिलती है। तीखी चोट करने वाली शत्रुतापूर्ण आलोचना यही लोगों को ज्यादातर मिलती है। यहाँ हम दूसरे प्रकार की आलोचना की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप संवेदनशील इंसान हैं, ईमानदार हैं, तो आप आलोचना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आपको आलोचना का सामना 3 स्तरों पर करना पड़ेगा, जिसमें से पहला स्तर है भावनात्मक, दूसरा तर्कसंगत और तीसरा व्यवहारिक स्तर माना जाता है। तो आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। दूसरों की आलोचना करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन खुद को जानना, इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। आलोचना आपके आत्मविश्वास पर प्रत्यक्ष आक्रमण की तरह है, इसीलिए क्षोभ और गुस्से के साथ इसकी प्रतिक्रिया सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों नुकसान होता है। अगर आप अपने आलोचक का मुंह बंद करने के लिए ऐसा करते हैं, तो भी आपको क्षति पहुंचती है। 14वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा जी की पुत्री अगाथा संगमा लिखती हैं, कहती हैं कि आलोचना से निपटने के लिए पहला कदम यही है कि आप शांत बने रहें। यह आसान नहीं है, लेकिन मगर ऐसा किया जा सकता है। अपने जमाने में अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने बहुत आलोचना का सामना किया। उनसे पूछा गया कि आपने धैर्यपूर्वक आलोचनाओं का सामना किस तरह से किया? तो हूवर ने यही कहा कि इस सवाल के दो संभावित उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो यह है कि एक इंजीनियर होने के नाते समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे प्रशिक्षित किया गया है। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए जब मैं व्हाइट हाउस में आया, तो आलोचना का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आया। दूसरा उत्तर हूवर ने दिया कि मैं अपनी धुन में रहने वाला इंसान हूं, तो इसीलिए मुझे आलोचना प्रभावित नहीं करती। जो मनुष्य अपनी धुन में मग्न रहता है, वह भीतर की शांति में भी विश्वास रखता है, और भीतर की शांति तभी हासिल की जा सकती है जब आप अपने हृदय से क्रोध और कड़वाहट को दूर निकाल दें। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। व्यक्ति के भीतर ईश्वर प्रदत्त शांति बसती है, और वह दूसरों की आलोचना से हरगिज विचलित नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथों में भी
ऐसा ही कहा गया है कि अपने निंदक के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसके लिए मनोकामना करो। कबीरदास जी ने भी यही लिखा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। आलोचना होने के बाद साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा करना आसान नहीं हो सकता, लेकिन मगर जो ऐसा करते हैं वे महसूस करते हैं कि अपने निंदक को क्षमा कर अपनी पीड़ा की अनुभूति को दूर किया जा सकता है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए यह विश्वास रखना पड़ेगा कि हमेशा सक्षम स्त्रियों और पुरुषों को ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन का कोई ठोस लक्ष्य है, अगर आप लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप नए मार्ग का निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको विरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ता है। दुनिया के समस्त महान पुरुषों को आलोचना और अपने समकालीनों की शत्रुता का सामना करना पड़ा है। आलोचना का सामना करने का दूसरा कदम है बुद्धि संगत होना। आलोचना को सुने और फिर उसके उद्देश्य पर विचार करें। आधुनिक भारत में उद्योगीकरण के स्तंभ जे.आर.जी. टाटा, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि लोग असहमति के स्वर में कुछ कहते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वे हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि प्रशंसा हमें खुश ही कर सकती है। लेकिन आपसे यह सवाल ईमानदारी के साथ पूछें कि क्या आलोचना में सच्चाई निहित है? बहानेबाजी या गलती को औचित्यपूर्ण ठहराने से बचें। ऐसा करने से आपकी गलती और भी संगीन बन जाती है। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका निंदक सच कह रहा है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें। तो ऐसा करने से आपका निंदक स्वतः ही शांत हो जाएगा, क्योंकि आप इस बात से सहमत हैं कि उसके बाद वह और क्या कह सकता है। इसके अलावा लोग ऐसे व्यक्ति की साफ गोई से प्रभावित होते हैं, जो खुले दिल से अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। बुद्धि संगत तरीका यही है कि आप अपने निंदक की योग्यता की पड़ताल करें। क्या वह प्रतिष्ठित और गंभीर किस्म का शख्स है? अगर वह ऐसा है, तो बेहतर होगा कि तत्काल उसकी बातों को नकारने से बचें। ईर्ष्या के चलते वह आलोचना कर रहा है या आपका हितैषी है, इस बात पर विचार करने के बाद आप आलोचना का जवाब दें। मर्यादित चुप्पी आलोचना का सबसे बड़ा उत्तर होती है। बेशक अगर आलोचना झूठी और क्षतिकारक किस्म की हो, तो निश्चित रूप से आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते वक्त सहजता पूर्वक तथ्यों का उल्लेख करें, बदला लेने का प्रयास ना करें। एक बात दोस्तों याद रखिए, जब आपकी आलोचना आपके कानों तक पहुंचती है, तब तक उसके मूल स्वरूप में काफी तब्दीली आ चुकी होती है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाने की आदत होती है। ऐसे लोग आलोचना के शिकार व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए झूठ का भी सहारा लेते हैं। आपको इस तरह से उकसाने वाले तमाशबीनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हाथ की उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह मनुष्य भी एक समान नहीं होते। लोग बेवजह एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। मानव व्यवहार का दोष समझा जा सकता है। आलोचना का सामना करने के लिए क्या व्यवहारिक स्तर पर कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा करके आप अपने निंदक की सहायता करने की कोशिश कर सकते हैं। आलोचना दो धारी तलवार की तरह होती है। जो व्यक्ति ऐसी तलवार का संचालन करता है, वह स्वयं तलवार के जहरीले हिस्से से घायल भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग अफवाहें फैलाते हैं
ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से ऐसा करते हैं। छोटे लोग अपने व्यक्तित्व का विकास करने की जगह दूसरों की निंदा करने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या हासिल होता है? कोई उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। अंत में वे अविश्वसनीय जीव बनकर रह जाते हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है, जो बुराई करता है हमें उसके साथ भलाई करनी चाहिए। यह उपदेश यूं ही नहीं दिया गया। संकीर्णता की तुलना में उदारता अधिक शक्तिशाली होती है। विलियम मैकेनली जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक अखबार उनके खिलाफ अनर्गल बातें छाप रहा था। उस अखबार के रिपोर्टर को मैकिनली के साथ रेल यात्रा पर यह हिदायत देकर भेजा गया कि वह मैकिनली के खिलाफ केवल नकारात्मक खबरें ही लिखकर भेजेगा। शुरू-शुरू में रिपोर्टर ने वैसा ही किया। इस बात की सूचना मैकिनली को भी मिल गई। एक दिन सर्दी से ठिठुरता हुआ रिपोर्टर अपनी सीट पर सो गया। उसी समय मैकिनली उसके पास आए, अपना ओवरकोट उतारकर उसके शरीर को ढक दिया। जब रिपोर्टर नींद से जागा तो उसे असलियत का पता चला। उसने फौरन अखबार से त्याग पत्र दे दिया। अपने प्रति हमदर्दी दिखाने वाले व्यक्ति की निंदा करने के लिए अब वह तैयार नहीं था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लगातार आलोचना करने वाले कमजोर और दुखी किस्म के होते हैं। वो किसी तरह अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए जीवन में खूबियां ढूंढते रहते हैं। डिज़राइली का भी यही कथन है कि सही बात कहने की तुलना में आलोचना करना आसान होता है। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है। अगर कोई तुम्हारे प्रति वैर भाव रखता है तो उसके गुस्से की वजह का पता लगाइए, उस वजह का निदान कीजिए। इस तरह तुम्हारे शत्रु की मदद होगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। दुनिया में हमेशा निंदक रहेंगे। उनमें कुछ रचनात्मक किस्म के होंगे और कुछ क्रूर होंगे। आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखिए। बुद्धि संगत व्यवहार अपनाकर निंदक को गुस्से से छुटकारा दिलाने में मदद कर आप आलोचना का सामना कर सकते हैं। तो ऐसा चाणक्य ने भी लिखा है कि प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत भी यही वाणी बार बार हमें आलोचना का सामना करने के लिए, आलोचना से अपने आप को रचनात्मक बनाने के लिए बार बार हमारे समक्ष संदेश दिए जाते हैं और उन्हीं संदेशों को अपने हृदय में धारण करके हम आलोचना का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।